friends, you are once again welcome my new video of class 8 science explanation of chapter 1 crop production management. So पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको 4 पेजेस का एक्सप्लेनेशन दिया था. पार्ट 2 में हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं. सो पेज नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है सीड ड्रिल से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. आजकल नाउ डेज मतलब आजकल के समय में जो सीड ड्रिल है उसकी जगह ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है सोइंग के लिए. दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ. और ये सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ में. मतलब हर इक्वल डिस्टेंस, हर दो सीड्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है और डेप्थ होता है, मतलब गहराई. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. और ये इंश्योर करता है, मतलब ये आपको गारंटी देता है कि उसके बाद जब सीड्स चली जाएंगी उसके बाद तो ऊपर से सॉइल से कवर हो जाएगा. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. और ये प्रोटेक्ट करता है सीड्स को बर्ड के द्वारा ईट, मतलब जो कुछ बर्ड्स होते हैं आगे सीड्स को ईट कर लेते हैं, तो जब भी कवर्ड हो जाएगा तो उसका बर्ड्स को ईट नहीं कर पाएंगे. सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. और सीड ड्रिल से सो करने में टाइम और लेबर दोनों बचता है, मतलब मेहनत और पैसे दोनों. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब हर दो सीड्स के बीच में डिस्टेंस जरूरी होता है ताकि ओवर क्राउडिंग मतलब हर प्लांट सटे सटे न रहे बगल बगल में, जिससे उनके ग्रोथ होने में दिक्कत होता है. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. ये मैंने आपको बताया, जब वो दूर दूर रहेंगे तो उनको जितना सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर भी मिलेगा सॉइल से. एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. और कुछ कभी गलती से अगर आसपास प्लांट्स आ जाते हैं तो फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है, ओवर क्राउडिंग ना हो. एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. अब यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया गया है. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ऐसे substances जिनको soil के अंदर ऐड किया जाता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, उनको हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप एंड प्लांट्स. जो सॉइल होता है वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. These nutrients are essential for the growth of plant. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं. In certain areas farmers grow crop after crop in the same field. जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही फील्ड पे एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप को ग्रो करते हैं. The field is never left uncultivated or fallow. और उस फील्ड को कभी भी छोड़ा नहीं जाता, मतलब उसमें बिना खेती हुए उसको छोड़ा नहीं जाता है. इमेजिन वॉट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. तो फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या होगा, अगर आप एक जगह से एक चीज़ लिए जा रहे हैं फिर वहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही है तो फिर वहाँ से तो वो घटती चली जाएगी. इसलिए जब एक ही सॉइल से बार बार न्यूट्रिएंट्स को लिया जा रहा है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो फिर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होगा वो तो घटता जाएगा. इसीलिए उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स के लेवल को वापस बढ़ाया जा सके. कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे वही बताया गया है, जो कंटिन्यूस एक ही सॉइल पे बार बार कल्टीवेशन करने से जो सॉइल होता है वो पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. इस वजह से फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है सॉइल के अंदर ताकि न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर वापस से आ जाएँ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग करते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. इम्प्रॉपर कम मैन्योरिंग करने से प्लांट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज. मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी प्लांट या एनिमल वेस्ट के डिकम्पोज होने से बनता है. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज. जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट्स को और एनिमल वेस्ट को एक पिट्स में ओपन एरिया में डंप कर देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो सकें. द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिकम्पोजिशन होता है. द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर. और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है इसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. ये हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ाई होगा. अब यहाँ पे एक्टिविटी है ये पूरी. डिड प्लांट्स इन ऑल क्लासेस. अब यहाँ पे पूरी एक्टिविटी के बारे में बात की गई है. अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट.
हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि रिच होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स में। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक, वो अपने आप ही बनते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब कुछ, ये आप एक मिनट गाइस, ये सब देख रहे हैं, ये सब नेम्स दिए गए हैं फर्टिलाइजर्स के, इनको आप याद कर लीजिएगा। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. जो fertilizers की मदद से farmers को better yield पाने में crops के द्वारा मदद मिलती है, और जो excessive use of fertilizers होता है उसकी वजह से जो soil होता है वो less fertile हो जाती है, मतलब उसके अंदर की fertility ख़त्म हो जाती है। Fertilizers have also become a source of water पॉपुलेशन। फर्टिलाइजर जो है वो वाटर पॉपुलेशन का भी एक सोर्स बन गया है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। इस वजह से जो फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए या तो उसके अंदर हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर को ऐड करना पड़ेगा, या तो हम लोग को जब हम लोग 2 बार क्रॉप्स को ग्रो कर ले उसके बाद हम लोग को फील्ड को छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए। The use of manure improves soil structure as well as its water retaining capacity. मैन्योर को इस्तेमाल करने से जो सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव होता है, साथ में जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो भी इंक्रीज हो जाती है। इट रेप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ये जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स होता है उसको रेप्लेनिश कर देता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. जो दूसरा मेथड होता है सॉइल को रिप्लेनिश करने का न्यूट्रिएंट्स के साथ, उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं तो वापस उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए अगर हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं ऐड करना या तो हम लोग को फील्ड को नहीं छोड़ना, तो जो अलग मेथड होता है उसको हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अब इसकी मदद से जब हम लोग एक बार हम लोग किसी चीज़ का क्रॉप ग्रो कर लिए, उसके बाद हम लोग किसी और चीज़ का किए, उसके बाद हम लोग किसी और चीज़ का किए। जैसे कि अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। जो लेग्यूम्स होते हैं उनको वो एक सीज़न में ग्रो करते थे और अगले सीज़न में वो वीट को ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। और इसकी मदद से जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन था वो वापस से रिप्लेनिश हो जाता, मतलब वापस से आ जाता था। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को इनकरेज किया जाता था ताकि वो इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव बीन लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एयर से नाइट्रोजन को लेके फिक्स करके वो सॉइल में डालता है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर राइजोबियम ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस वजह से उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स का पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मतलब उसको आदमियों के द्वारा बनाया जाता है। जबकि जो मैन्योर होता है, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेसिड्यू। जबकि जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, वो अपने आप डिकम्पोज होकर बनता है। जैसे कि कैटल डंग हो गया, प्लांट्स रेसिड्यूज़ हो गए, ये सब चीज़ें जब अपने आप डिकम्पोज होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तब उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं। फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, जबकि जो मैन्योर होता है वो फील्ड्स में प्रिपेयर होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्योर सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। Fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत रिच होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। जबकि जो मैन्योर होता है वो रिलेटिवली लेस होता है प्लांट्स के अंदर। मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए वो बहुत ही लेस होते हैं फर्टिलाइजर्स के मुकाबले। टेबल 1 पॉइंट गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर मैन्योर। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया गया कि दिया गया ऊपर एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। यहाँ पे हम लोग एडवांटेज पढ़ेंगे। द मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स। दिस इज़ बिकॉज जो मैन्योर होता है उसको फर्टिलाइजर से बेटर समझा जाता है। ऐसा क्यों है? इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वो जो सॉइल जो वाटर को होल्ड करके रखा रहता है अपने पास, उसकी कैपेसिटी को वो बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये सॉइल्स को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है सॉइल्स के अंदर वो ईजी हो जाता है।
इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इनको इंक्रीज कर देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो इसको भी इम्प्रूव करता है। अब इरीगेशन, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर लिविंग मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी जिंदा इंसान, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, उन सबको वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर, जो वाटर होता है वो प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और वाटर की मदद से वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, प्लांट्स के अंदर जो होता है 90% ऑफ वाटर पाया जाता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, वाटर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का, सीड्स मतलब जो जमना स्टार्ट होते हैं वो ड्राई कंडीशन के अंदर टेक प्लेस नहीं करते, मतलब ड्राई कंडीशन के अंदर वो नहीं होता है जर्मिनेशन उनका। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर वो हर एक प्लांट के मतलब प्लांट का हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, जो वाटर होता है वो फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट्स दोनों से ही प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली, जो मॉइस्चर होता है सॉइल का हेल्दी क्रॉप के लिए जितना चाहिए होता है मॉइस्चर, उसको मेंटेन करने के लिए फील्ड्स को हमेशा वाटर देना जरूरी होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब यहाँ पे इरीगेशन की देखिए, इरीगेशन के यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी गई है। इरीगेशन किसको कहते हैं? जो सप्लाई होता है वाटर का रेगुलर इंटरवल्स में क्रॉप को, उसको हम लोग इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो इरीगेशन मतलब हर एक क्रॉप को कितना मतलब हर समय कितना पानी देना चाहिए, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, मतलब किस कौन सा क्रॉप है, कौन सा सॉइल है, कौन सा सीज़न है, ये हर चीज़ पे डिपेंड करता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाइयर, और समर में जैसे गर्मी का सीज़न है तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन ठंडी के सीज़न में पानी कम देना पड़ता है गर्मी के मुकाबले। अब सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से इरीगेशन होता है? द सोर्सेज ऑफ वाटर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स। जो सोर्सेज होते हैं इरीगेशन के वो क्या क्या होते हैं यहाँ पे पूरे दिए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये तो पूरा इमेज दिया गया। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं इरीगेशन के? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जो वाटर अवेलेबल रहता है वेल्स के अंदर, लेक्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर, उसको डिफरेंट मतलब तरह तरह के मेथड्स की मदद से हर क्या कहते हैं फील्ड्स में डाला जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। जो कैटल या ह्यूमन लेबर होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है इन सब मेथड्स में, और ये सब जो मेथड्स होते हैं ये चीपर होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगते हैं तो ये सस्ते होते हैं। और ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं वो होते हैं मोट, पुली सिस्टम, मोट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पानी, ये आदमी जो है पानी निकाल रहा है, उसके बाद इस मटके की मदद से ये पूरा पानी देखिए पूरा दिया जा रहा है। और जो सेकंड है वो चेन पम्प, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पानी आ रहा है, पानी उसके बाद ये चक्री की मदद से इसमें पूरा पानी डाला जा रहा है, उसके बाद ये पूरा खेत में जा रहा है। ढेकली आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ये पेड़ की मदद से लकड़ी लटका के इसमें पानी निकाला जा रहा है, उसके बाद ये पूरा देखिए रास्ता बनाया गया, जैसे यहाँ पे जब ये पानी डाला जाएगा तो ये पूरे खेत में अपने आप चला जाएगा। उसके बाद राहत में जब ये गाय देख रहे हैं, जैसे जैसे ये गाय घूमेगी उसकी मदद से जो पानी यहाँ पे निकलेगा, पानी निकल के फिर खेत में चला जाएगा। और पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स जो होते हैं उनको मेनली यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है पम्प्स को चलाने के लिए।
और यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ से गाइस हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग का जो पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट मैप और भी बहुत कुछ मैं आपको दूंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ आती रहेंगी। और क्लास 7 के भी अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी लिए वीडियो आती है चैनल पे मेरे, तो उसको भी उनके लिए भी शेयर कर दीजिए और उनको भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, मतलब मेरे क्या समझ में आ रहा है, आपको पढ़ाई में क्या नहीं समझ में आ रहा, सब कमेंट करके बताइए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।